नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर से शुरू हुए जेन ज़ी के आंदोलन ने महज 4 दिन में ही देश का नेतृत्व बदल दिया। युवाओं के आंदोलन ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका और सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी। उनकी पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया था। लेकिन बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आया। फिर बालेन ने भी अपना समर्थन सुशीला कार्की को दिया, जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट पर विराम लगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती हैं। सुशीला जी के हाथों में नेपाल की कमान केवल इसी वजह से नहीं दी गई, इसके अलावा भी कई अहम फैक्टर्स हैं। जेन ज़ी आंदोलनकारियों की मांग थी कि 6 से 12 महीने के अंदर देश में आम चुनाव कराए जाएं, ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता अपनी मर्जी से नई सरकार को चुन सके। आंदोलनकारियों की मांग थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए और ऐसी सरकार का गठन हो जो नागरिक और सेना दोनों को रिप्रेजेंट करे। पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी रखी गई। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। इन सभी मांगों को मंजूरी मिलने के बाद ही सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान सौंपी गई है। मजे की बात तो यह है कि जेन ज़ी ने अपना अंतरिम प्रधानमंत्री डिस्कॉर्ड नाम की मैसेजिंग ऐप के जरिए चुना। इस ऐप को शुरू में गेमर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पर लोग टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कॉल्स के जरिए बात कर सकते हैं। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि नेपाल के आंदोलन का कोई एक नेता नहीं था, इसलिए आंदोलनकारी डिस्कॉर्ड पर इकट्ठा हुए और एक ग्रुप, या जिसे वो सर्वर कहते हैं, वो बनाया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसी ग्रुप पर नई सरकार के लिए नामों पर चर्चा हुई। कई नाम सामने आए, लेकिन आखिर में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश के नेता का चयन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई वोटिंग के माध्यम से हुआ। डिस्कॉर्ड पर हुई इस अनौपचारिक वोटिंग ने न सिर्फ नेपाल में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी। जेन ज़ी का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी। जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह थी भ्रष्टाचार, और इसी के कारण केपी शर्मा ओली को सत्ता से बेदखल किया गया है। ओली की सरकार का गिरना चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता था और उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन के साथ करीबी संबंध बनाए थे। दिसंबर 2024 में ओली ने नेपाली प्रधानमंत्रियों की परंपरा तोड़ते हुए भारत के बजाय चीन की पहली यात्रा की थी। उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए थे। अब सुशीला कार्की के सत्ता में आने से स्थिति बदल सकती है। कार्की ने खुद को भारत की मित्र बताया है और कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी को नमस्कार कहूंगी, उनके बारे में मेरी अच्छी राय है। कार्की ने भारतीय नेताओं की तारीफ करते हुए कहा, मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं, हम उन्हें अपने भाई बहन मानते हैं। सुशीला कार्की का भारत से बेहद गहरा नाता है। उन्होंने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। भारत से अपने जुड़ाव के बारे में सुशीला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अब भी अपने शिक्षक और दोस्त याद हैं। मुझे गंगा नदी याद है। गंगा के किनारे एक हॉस्टल था। गर्मियों में रात को हम छत पर सोते थे। बीएचयू में पढ़ाई के दौरान ही सुशीला की मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई। वहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ और शादी तक पहुंचा। सुशीला और उनके पति दुर्गा सुवेदी कई आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। सुशीला कार्की की चर्चा में उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी की एक रोमांचक कहानी भी सामने आई है। सुवेदी ने 10 जून 1973 में नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराय के साथ मिलकर नेपाल का पहला प्लेन हाईजैक किया था, जिसमें 22 लोग सवार थे, जिनमें भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। इस हाईजैकिंग का असली मकसद यात्रियों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उस नकदी को लूटना था जो विराटनगर के बैंकों से काठमांडू लाई जा रही थी। सुवेदी ने यह कहकर पैसे मांगे कि वो इसका इस्तेमाल राजा महेंद्र की राजशाही के खिलाफ चल रहे आंदोलन में करेंगे। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। नेपाल के इतिहास की यह पहली हाईजैकिंग लंबे समय तक चर्चा में रही। 1 साल के अंदर नागेंद्र धुंगेल को छोड़कर बाकी सभी अपहरणकर्ता भारत में गिरफ्तार कर लिए गए। दुर्गा प्रसाद सुवेदी को 2 साल की सजा हुई और 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया।
पति के विवादित अतीत के बावजूद कार्की ने अपनी पहचान खुद बनाई। सुशीला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की थी और बाद में जज बनी। जब सुशीला जी 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद 2017 में कार्की पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वो फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। असल में नेताओं को डर था कि अगर कार्की कोर्ट में ऐसे ही सख्त रही तो उनसे राजनीति और सत्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रचंड सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया। किसी भी देश में जब एक महिला के हाथ में पहली बार बड़ी जिम्मेदारी आती है तो वो सिर्फ उस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए गर्व का मौका होता है। विद्रोह की आग में सुलगते नेपाली युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने का काम एक महिला से बेहतर कौन कर सकती है। सुशीला कार्की को मेरी शुभकामनाएं।